हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, सारे बच्चे सीए हो, सीएस हो या सीएम में हो, अमेंडमेंट्स तो करने ही है। बजट 2023 के अमेंडमेंट्स लेके आ गया हूँ। तो पहला जो सेशन है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा है जो कि टैक्स रेट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स थे, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस वीडियो का लिंक पाएंगे। क्या ये बात समझे? अच्छा, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए अमेंडमेंट्स की तो वो पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। सो एवरीवन, हम लोगों ने पहले अमेंडमेंट्स जो किए थे वो टैक्स रेट्स के अमेंडमेंट्स किए थे। कौन से किए थे? टैक्स रेट्स के अमेंडमेंट्स किए थे। अब हम लोग कौन से डिस्कस करने वाले हैं? सैलरी के अमेंडमेंट्स। ठीक है, सैलरी चैप्टर के कुछ अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। ऐसे ही क्या सर आप चैप्टर बाय चैप्टर अमेंडमेंट लेके आते रहोगे? हाँ, चाहे वो 10 मिनट का अमेंडमेंट हो, 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो या 20 मिनट का हो। चैप्टर बाय अमेंडमेंट्स जो आपके मई 2024 में या जून 2024 में या नवंबर 24 या दिसंबर 24, जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने चाह रहे हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी के हो, चाहे वो सीएम में के हो, जो भी बच्चे 2024 में देने जा रहे हैं उनके लिए ये बजट एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? तो आओ जरा देखते हैं क्या सैलरी के अंदर अमेंडमेंट्स आए हैं। बच्चों देखो, टैक्स रेट्स में तो काफी मेजर अमेंडमेंट थे, बट सैलरी के चैप्टर के अंदर मैं बात करूं तो कोई बहुत बड़े अमेंडमेंट नहीं है। बट यस, फिर भी हमें क्या डिस्कस करने की जरूरत है वो हमें देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 17(1). अच्छा, दोनों ही अमेंडमेंट्स थोड़े से परक्विजिट से रिलेटेड है। पहला अमेंडमेंट तो परक्विजिट ही है जो मैं वहां पे बताऊंगा 17(2) के अंदर। ये क्या बोला गया? ये परक्विजिट तो नहीं एग्जैक्टली, बट ये सैलरी की डेफिनेशन के अंदर डाला गया है। क्या पॉइंट डाला गया है? कहता है गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन अगर टूवर्ड्स अग्निवीर कॉर्पस फंड, ध्यान से सुनो, एक नया वर्ड आप लोगों के लिए, अग्निवीर कॉर्पस फंड। जी हां, अगर गवर्नमेंट कहता है कि हम तुम्हारे लिए एक फंड बनाते हैं जिसका नाम है अग्निवीर कॉर्पस फंड, उसमें अगर हम आपके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा ये तुम्हारी सैलरी इनकम के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी, यानी ये सैलरी इनकम के अंदर मानी जाएगी, यानी इसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो। अग्निवीर कॉर्पस फंड है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसकी डिटेल यहां पे दी है। अग्निवीर कॉर्पस फंड आया है अग्निपथ स्कीम से। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली 2022 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने कहा कि 2022 में हम लोग एक अग्निपथ स्कीम निकालेंगे। ठीक है, अग्निपथ स्कीम। ठीक है, शायद मूवी से बहुत इंस्पायर्ड होंगे। है अग्निपथ स्कीम। इस स्कीम में उन्होंने ये बोला कि इंडियन यूथ को एंकरेज करना है टूवर्ड्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कि भाई हमारी इंडियन आर्मी की तरफ ज्वाइन करें, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करें। इज दैट क्लियर? और आए मतलब जॉब यहां पर आए, मतलब ज्वाइन करें इसको। और इस स्कीम के अंदर इनफैक्ट 4 साल के लिए तो मैंडेटरी कर दिया गया था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे लोगों को एंकरेज किया, स्कूल्स में बताया जा रहा है स्कीम के बारे में, अग्निपथ स्कीम। ठीक है, अब इस स्कीम के लिए इसमें यह भी बोला गया कि अगर आप इस स्कीम के तहत मतलब नौकरी करते हो, कहां पर? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, तो ऐसे केस में हम आप लोगों के लिए एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अग्निवीर कॉर्पस फंड। उस फंड के अंदर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी और तुम भी कंट्रीब्यूट करोगे, यानी तुम्हारी सैलरी में से, जैसे पीएफ में होता था, सैलरी में से पैसे काट लिए जाएंगे और उतना ही पैसा हम भी तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जब भी ये पैसा तुम्हारी तरफ कंट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सैलरी इनकम मानी जाएगी। कहां मानी जाएगी? सैलरी, यानी तुम्हारी सैलरी के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। सर वो तो पीएफ में भी तो ऐसे ही करते थे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ प्रोविडेंट फंड हम लोग टैक्सेबल कर देते थे। हाँ सर, बट उसमें तो आरपीएफ वाले में तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिडक्शन भी मिलती थी, बेनिफिट मिलते थे। तो सर क्या इसमें भी बेनिफिट मिलते हैं? यस दोस्तों, बेनिफिट मिलते हैं, बट सैलरी इनकम के अंदर नहीं है। वो सैलरी इनकम के अंदर पूरी सैलरी इनकम टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये अग्निवीर कॉर्पस फंड एक ऐसा फंड है इन विच जिसमें इंप्लॉयर, मतलब इंप्लॉयर कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट और आप यानी इंप्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इंप्लॉई यहां पर अग्निवीर कहा जा रहा है, उसका नाम दिया गया अग्निवीर। ठीक है, तो यूथ को बोला जा रहा है कि भाई ज्वाइन करो इंडियन आर्मी। अब अग्निवीर का नाम दिया गया उनको। अब अगर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो कंट्रीब्यूशन होगी साथ में इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, हम उसको बोलते हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड।
अब इसमें जो तुम्हारा जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, हम उसकी बात कर रहे थे स्पेसिफिकली। पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन जानने के लिए आपको डिडक्शन चैप्टर की अमेंडमेंट देखनी होगी, जो मैं अभी नहीं करवा रहा हूं। मैं डिस्कशन डिडक्शंस अमेंडमेंट में नहीं करवा रहा हूं। डिडक्शंस के अंदर एक अमेंडमेंट हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 80 CCH। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 80 CCH। एक अमेंडमेंट, नया अमेंडमेंट आया है डिडक्शंस के अंदर, वो हम लोग वहां पढ़ेंगे। अभी तो इतनी नॉलेज काफी है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर, ठीक है, उस अग्निवीर के लिए, तो ऐसे केस में, अग्निवीर समझ गए ना, वो जो भी उस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, तो 12th के बाद ही वो लोग एग्जाम्स देते हैं और उसके बाद इस स्कीम के तहत वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कहता है कि आपका जो फंड में पैसा डाला जा रहा है बाय गवर्नमेंट, वो आपकी इनकम है। ये देखो, न्यू सब क्लॉज 9 इज इंसर्टेड, न्यू सब क्लॉज 9 इज इंसर्टेड टू सेक्शन 17(1). क्या था 17(1)? सैलरी की डेफिनेशन। सैलरी की डेफिनेशन टू प्रोवाइड दैट कंट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी अंडर द हेड सैलरी। However, the whole amount of contribution shall be allowed as deduction under section 80 CCH 2। तो देखो दोस्तों, इसकी डिडक्शन मिलनी है तो टेंशन नहीं लेनी है। तो तुमने को लगता होगा सर गवर्नमेंट स्कीम निकाल दी है, टैक्सेबल हो रहा है, फायदा क्या? डिडक्शन मिल रही है, पूरा इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 80 CCH 2 में। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेशनल पेंशन स्कीम हम पढ़ते थे, उसमें भी डिडक्शन मिलती थी 80 CCD 2 में। यहां पर 80 CCH है। ठीक है जी, तो 80 CCH में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और ये जो इंप्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है उसकी बात हो रही है। इंप्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया पहले टैक्सेबल हो गया और फिर नीचे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 80 CCH 2 में। अच्छा, एक बात और, बच्चों को लगता होगा सर ये न्यू रिजीम, क्योंकि जो डिफॉल्ट रिजीम हो चुकी है वो न्यू रिजीम है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि न्यू रिजीम है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू रिजीम हो या ओल्ड रिजीम हो, दोनों ही को ये वाली डिडक्शन मिल जाएगी, इंप्लॉयर की कंट्रीब्यूशन वाली डिडक्शन मिल जाएगी। हम इंप्लॉई के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे। अच्छा, इंप्लॉई की कंट्रीब्यूशन की बात कहां करूंगा? डिडक्शन चैप्टर में। समझदार हो आप लोग, ठीक है ना, वहीं पे पढ़ेंगे ना, बाकी सारा ही वहीं पढ़ना है। तो बताओ, समझ में आई अमेंडमेंट? सेक्शन 17(1) गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स अग्निवीर कॉर्पस फंड, तो वो अमाउंट तुम्हारी सैलरी के अंदर इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और फिर नीचे डिडक्शन भी उसकी उसी अमाउंट की मिल जाएगी 80C to 80U के अंदर, सेक्शन 80 CCH 2, जो कि एक नया सेक्शन है जो कि हम लोग आगे डिडक्शंस के टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सैलरी अमेंडमेंट में एक और अमेंडमेंट आई, वो है परक्विजिट्स में। सर ये कोई बहुत बड़ी परक्विजिट अमेंडमेंट नहीं है, बट स्टिल हम लोग डिस्कस करेंगे। परक्विजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाँ या ना? अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होता था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को RFA अकोमोडेशन देता था जिसका वो रेंट चार्ज नहीं करता था। बट हमने आज तक ऐसा कभी नहीं पढ़ा। वैसे तो देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये लॉजिकल है। बट फिर भी हमें बजट के अंदर एक अमेंडमेंट पड़ी जिसके अंदर लिखा कि परक्विजिट, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्विजिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया जिसके लिए एम्प्लॉय से रेंट चार्ज किया गया, तो हम उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन ना बोलकर क्या बोलेंगे? रेंट कंसेशनल अकोमोडेशन। क्या बोलेंगे? कंसेशनल। आपको याद होगा बच्चों, हम लोग ने ये बात अपने, मतलब इनफैक्ट सारे टीचर्स आपको ऐसे ही पढ़ाते होंगे कि जब रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है और अगर एम्प्लॉय से पैसे ले लिए जाते हैं तो वो अमाउंट उसमें से माइनस कर देते थे, है या नहीं? बिल्कुल ठीक बात है, हम अभी भी वही कर रहे हैं। बट यहां पर हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन ना वर्ड यूज करके क्या यूज करेंगे? रेंट कंसेशनल अकोमोडेशन। ये कंसेशनल अकोमोडेशन है, रेंट फ्री नहीं है। ये बिल्कुल वैसी लैंग्वेज है जैसे आप लोगों ने वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन पढ़ा था, जहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ साथ इंटरेस्ट कंसेशनल लोन भी पढ़ा था। वो इंटरेस्ट फ्री लोन क्या था कि भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे दिया और इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट फ्री हो गया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे दिया और 4% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, जबकि SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो वो इंटरेस्ट कंसेशनल था। एग्जैक्टली वैसे ही एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, कोई रेंट चार्ज नहीं किया, वो हो गया रेंट फ्री। बट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जिसपे वो 4,000 या 5,000 रुपए का किराया चार्ज कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? जितना किराया चार्ज कर रहा है वो माइनस कर देंगे और ये जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ रेंट कंसेशनल अकोमोडेशन। ये देखो क्या लिखा है, अकोमोडेशन वुड बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। ये बोला जाता है, ऐसी अकोमोडेशन को क्या बोला जाएगा? एक को मान लिया जाएगा कि कंसेशनल रेट पे दिया गया है इफ द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इज कंप्यूटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर। कैसे? वही जैसे हम लोग निकालते हैं 15% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है तो इन तीनों में से कोई एक केस बनेंगे, और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाता है ना।
अब हम क्या करेंगे, हम रेंट जो अमाउंट होगा, देखो क्या कह रहा है, कहता है ये अकोमोडेशन मान ली जाएगी, डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट, मान ली जाएगी if the value of accommodation computed in prescribed manner exceeds the rent recoverable from or payable by the assessee। मतलब अगर आपको जो रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्विजिट बनाया गया, वो कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन निकल के आती है मान लो 8,000 रुपए, कितने रुपए कैलकुलेशन निकल के आती है, मान लो 8,000 रुपए, और आपसे चार्ज किए जा रहे हैं 5,000 रुपए साल के। अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 8,000, वही प्रिस्क्राइब मैनर, वही जो मैंने आपको बताया, जैसे हम लोगों ने किया भी है रेंट फ्री अकोमोडेशन, और उसमें से 5,000 रुपए की रिकवरी क्या कर देंगे, माइनस। तो मतलब वो ये कहना चाहता है अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है, वो जो कैलकुलेशन आई थी वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो यस, इसको क्या बोलेंगे, दैट अकोमोडेशन इज डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। फॉर एग्जांपल, मिस्टर सी एक फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड में, कंपनी ने प्रोवाइड किया रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई, ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बेसिक पे, डीए, बोनस वगैरह वगैरह। मिस्टर सी ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2023। ओके, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे 1,000 पर मंथ टू द कंपनी। इस चीज के लिए एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई कितने रुपए देगा, 1,000 रुपए महीना देगा। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालेंगे। सर कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालेंगे कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन हम निकालेंगे जहां पर मेरे को बताओ अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। हायर चार्जेस तो दिए नहीं हुए, मान के चलेंगे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो ये मुंबई में है, तो 15% ऑफ सैलरी करेंगे। तो बताओ 15% ऑफ सैलरी में बेसिक पे आएगा, हाँ आएगा, 15% ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं। क्या बेसिक पे आएगा, यस बेसिक पे आएगा। बेसिक पे कितना दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है कि अकोमोडेशन आपने ऑक्यूपाई करी है 1 नवंबर से, तो क्या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने के लिए ही हम लोग परक्विजिट निकालते हैं, हाँ ऐसे ही करते हैं ना। तो 6,000 इंटू 5 कितना आएगा, 30। इसके बाद क्या आएगा, डीए। डीए का कौन सा चाहिए होता है, फॉर्मिंग पार्ट। तो डीए का फॉर्मिंग पार्ट कैसे निकालोगे, 2,000 का 30% यानी 600 रुपए, 600 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 3,000 रुपए। और बोनस, बोनस आपको दिया हुआ है 1,500, ठीक है, पर मंथ। बोनस भी आता है कि नहीं आता है, आता है। तो 1,500 इंटू 5 7,500 का बोनस आ जाएगा। तो बताओ टोटल कितना आ गया, ये आ गया 40,500 रुपए का मेरी सैलरी आ गई, और इसका मैं 15% कर दूंगा। सो 15% ऑफ 40,500, बताओ कितना आएगा, 4,500 का 15% आएगा 6,075। क्या यहां तक समझ में आया। अब उन्होंने बोला कि आपसे 1,000 रुपए लिए जा रहे हैं, तो आपने अकोमोडेशन ली है 1 नवंबर से, तो अगर वो आपसे 1,000 रुपए लेके आ रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, लॉ कहता है कि ये मान लिया जाएगा कि आपको कंसेशनल रेट पे अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, अगर जो पर प्रिस्क्राइब वैल्यूएशन है, ये प्रिस्क्राइब वैल्यूएशन है 6,075, ये ज्यादा है आपसे जो अमाउंट रिकवर किया उससे। तो क्या अमाउंट रिकवर किया है 1,000 रुपए महीना, उससे ज्यादा है ये, यस ये ज्यादा है उससे। सो बताओ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन मान ली जाएगी ना, प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट, सिर्फ लैंग्वेज लिखने में फर्क आ गया बस, और कुछ भी नहीं है। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट हम इस तरीके से लिख देंगे, 6,075 की अकोमोडेशन, जिसमें से मैं 5,000 रुपये, 1,000 रुपये 5 माइनस किए जा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा है, इसलिए हमारी टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी, 1075। क्या ये बात समझ में आई। तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू 1075 होगी, ये होगी अकोमोडेशन की वैल्यू, और ये मान लिया जाएगा कि वो कंसेशनल रेट पे है। समझ में आया। तो छोटा सा अमेंडमेंट भी नहीं था ये, बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन कह सकते हो, दिखाने का तरीके की बात कर सकते हो, तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं, चीज़ वही है जैसे हम लोग पहले भी करते थे। इज दैट क्लियर। बट हाँ, आपको प्रेजेंटेशन इसी तरीके से देनी होगी, यस आपको यही लैंग्वेज लिखनी होगी अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो। क्या मेरी बात समझ में आई, दैट्स इट। तो सैलरी की 2 अमेंडमेंट्स हैं, और बाकी अमेंडमेंट्स की वेट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बच्चों सबके साथ शेयर करो, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे आना होगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू, अगली वीडियो की वेट करते हैं, बाय बाय।